हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उस रहस्यमयी किले की जिसे आज हैदराबाद हाउस के नाम से जाना जाता है। यह महज ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, बल्कि वह जगह है जहां 2025 में दुनिया की राजनीति और शक्ति का असली फैसला होने वाला है। दिल्ली में खड़ा यह शाही महल, जिसकी दीवारें खोलते ही अमेरिका और यूरोप की सत्ता हिल जाती है। पुतिन के स्वागत में बिछी लाल कालीन भारत की नई ग्लोबल पावर को दिखाती है। वही छत जहां 1928 में निजाम ने अपनी दौलत पानी की तरह बहाई थी, आज 2025 में वैश्विक कूटनीति के नए समीकरण लिख रही है। वह रहस्यमयी नक्शा जिसकी डिजाइन में अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे, आज भारत की ताकत देखकर दुनिया की महाशक्तियों का घमंड चकनाचूर हो गया है। जिस मेज पर कभी निजाम अपनी दौलत का नशा करते थे, आज वही जगह मोदी और पुतिन के लिए खड़ा है, जहां उन्होंने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पश्चिमी देशों की नींद उड़ना तय है। उस आलीशान बंगले की दीवारों में, जिसकी कीमत 170 करोड़ बताई जाती है, आज भी हैदराबाद के निजाम के राज कैद हैं, जिन्हें जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। जब पुतिन और पीएम मोदी महल के कॉरिडोर में चल रहे थे, तो वे सिर्फ चल नहीं रहे थे, बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को एक खामोश संदेश दे रहे थे, जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दी। यही वजह है कि हर महाशक्तिशाली नेता, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो या रूस का प्रेसिडेंट, हैदराबाद हाउस में माथा टेकने आता है। अब बात उस इमारत के 100 साल पुराने राज्य की, जो इसे राष्ट्रपति भवन से भी ज्यादा खास बनाता है। इतिहास में वापस चलते हैं, उस समय जब भारत अंग्रेजों के राज्य में था। उस दौर में दिल्ली को नई राजधानी बनाया जा रहा था और भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। राजा महाराजा थे, लेकिन उनमें एक शख्स ऐसा था जिसकी दौलत और रुतबा सब पर भारी था। वह थे हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान। अगर आज के एलन मस्क या जेफ बेजोस की दौलत को देखें, तो उस जमाने में निजाम उनके मुकाबले पूरी दुनिया में सबसे अमीर माने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया था। जब दिल्ली में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी राजाओं की संसद बन रही थी, अंग्रेज चाहते थे कि बड़े राजा अपना अपना महल बनाएं, लेकिन निजाम को केवल घर नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था ऐसा महल जो वायसराय हाउस की आंखों में आंखें डाल सके। निजाम का कहना था, मैं भारत का सबसे अमीर आदमी हूँ, मेरा ठिकाना ऐसा होना चाहिए कि लंदन की रानी भी हैरान रह जाए। इसी जिद और एटीट्यूड ने जन्म दिया उस इमारत को, जिसे आज हम हैदराबाद हाउस कहते हैं। यह सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि निजाम के अहंकार और शक्ति का एक भव्य स्मारक था। निजाम ने अपनी तिजोरी का दरवाजा खोल दिया और उस जमाने में, जी हाँ, 1926 से 1928 तक इस महल को बनाने में 1,70,00,000 रुपए खर्च कर दिए। सोचिए, उस समय 1 रुपया आज के हजारों रुपयों के बराबर था, और यह पैसा किसी सरकार का नहीं बल्कि निजाम की पर्सनल वेल्थ थी। वह यह दिखाना चाहते थे कि दिल्ली भले ही अंग्रेजों की राजधानी हो, लेकिन शान और शौकत हैदराबाद की ही रहेगी। लेकिन इस महल का डिजाइन कोई आम डिजाइन नहीं था। इसके नक्शे में एक गहरा राज छिपा है, जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। यह इमारत तितली के आकार में बनी है, और इसके पीछे की वजह सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि साइंस और आर्किटेक्चर का गहरा मेल है। जब डिजाइन की बात आई, तो निजाम ने किसी आम आर्किटेक्ट को नहीं चुना। उन्होंने यह जिम्मेदारी सर एडविन लुटियंस को सौंपी, वही लुटियंस जिन्होंने नई दिल्ली और इंडिया गेट को डिजाइन किया था। निजाम ने उन्हें एक शर्त दी कि यह महल मुगलिया शान और यूरोपियन वन क्लास का ऐसा मिश्रण हो जो दुनिया में अनोखा हो। लुटियंस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कागज पर एक ऐसा नक्शा तैयार किया जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर आप हैदराबाद हाउस को ऊपर से देखेंगे, जैसे किसी ड्रोन या सैटेलाइट से, तो यह एक विशालकाय तितली की तरह दिखाई देगा, पंख फैलाए हुए। इस बटरफ्लाई शेप का मतलब सिर्फ एस्थेटिक नहीं था, बल्कि हर कमरे में सूरज की रोशनी और ताजी हवा पहुंचाने की रणनीति थी। यह महल करीब 8 एकड़ में फैला हुआ है, दिल्ली के सबसे कीमती इलाके में। इसका आर्किटेक्चर इंडो-सारा सैनिक शैली का बेहतरीन नमूना है, जिसमें मुगलिया गुंबद और यूरोपियन पिलर्स का बेहतरीन मिश्रण है। निजाम ने मेहराबों का इस्तेमाल करवाया, जो इस्लामी वास्तुकला की पहचान है, और इसकी मजबूती ब्रिटिश इंजीनियरिंग का कमाल है। लुटियंस का मास्टरपीस बनने के बाद यह महल वायसराय हाउस के बाद दिल्ली की सबसे भव्य इमारत बन गई। इसमें लाल बलुआ पत्थर और ढोलपुर का पत्थर चुनाकर इस्तेमाल हुआ। निजाम चाहते थे कि जब वह बालकनी में खड़े हों, तो पूरी दिल्ली उनके कदमों में नजर आए। महल के अंदर की विलासिता, सजावट और लग्जरी का स्तर इतना था कि राजा महाराजाओं के दिल भी ठंडे पड़ जाते। आलीशान इंटीरियर और 55 डिग्री के झुकाव वाला गुंबद, भारी लोहे के गेट से प्रवेश, बाहर के शोर से अलग एक रहस्यमयी शांति। एंट्रेंस हॉल में झूमर और नक्काशी आज भी उतनी ही चमकदार है
जितनी 1928 में थी। फर्श पर बिछी कालीनें फारस यानी आज के ईरान से मंगवाई गई थीं। दीवारों की पेंटिंग्स यूरोप के मशहूर चित्रकारों ने बनाई थीं। फर्नीचर ऐसा कि उसे बनाने में सालों लग गए। जनाना यानी महिलाओं के लिए अलग हिस्से बने, जहां पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन होता था। आज जब व्लादिमीर पुतिन इस महल में कदम रखते हैं तो वह इसे देखकर भारत के इतिहास और समृद्ध संस्कृति की गहराई को महसूस कर रहे होंगे। महल में कुल 36 कमरे हैं और हर कमरा अपने आप में म्यूजियम है, लेकिन असली शो स्टॉपर है वह बैंक्वेट हॉल, जहां मोदी और पुतिन साथ में बैठकर खाना खाते हैं। यह कोई आम डाइनिंग रूम नहीं है। इसकी डाइनिंग टेबल इतनी लंबी और भव्य है कि 100 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं, और जब ये लोग बैठते हैं तो केवल खाना नहीं खाते बल्कि दुनिया के नक्शे पर अपनी लाइनें खींचते हैं। हॉल की छत और लाइटिंग इस तरह डिजाइन की गई है कि वहां बैठने वाला महसूस करे कि वह किसी आम जगह नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पावरफुल स्पॉट पर है। लेकिन सवाल यह है कि निजाम ने इस महल का इस्तेमाल कितना किया? क्या वह यहाँ रह पाए या इतिहास की नियति कुछ और ही थी? निजाम का सपना और स्वतंत्रता की आंधी, यही कहानी का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। जिस निजाम ने अपनी पूरी ताकत, दौलत और शान हैदराबाद हाउस को बनाने में लगा दी, वह खुद इस महल का सुख ज्यादा दिन नहीं भोग पाए। 1928 में यह महल तैयार हुआ। निजाम दिल्ली आते, यहाँ ठहरते और अपनी शाही पार्टियां देते। लेकिन फिर आया 1947 का साल, जब भारत आजाद हो रहा था और अंग्रेज पीछे हट रहे थे। निजाम के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह हैदराबाद को अलग देश बनाना चाहते थे। सोचिए, भारत के पेट में एक अलग देश और इसके सामने खड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। उन्होंने तय किया कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चलाया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया और दिल्ली का यह शानदार हैदराबाद हाउस, जो निजाम की निजी संपत्ति थी, भारत सरकार के कब्जे में आ गया। निजाम का सपना कि वह दिल्ली में अपनी अलग सल्तनत का निशान छोड़े, चकनाचूर हो गया। एक समय था जब यहाँ निजाम के सिपाही पहरा देते थे। आज यह जगह भारत के एलिट कमांडोज, एसपीजी और एनएसजी के हाथ में है। यह इमारत गवाह है उस बदलाव की कि कैसे एक राजा की जिद हारी और लोकतंत्र की जीत हुई। आजादी के बाद लंबे समय तक यह इमारत वीरान रही या सिर्फ छोटे सरकारी कामों में इस्तेमाल होती रही। लेकिन भारत सरकार ने इसे धूल में नहीं मिलने दिया और इसे अपना स्टेट गेस्ट हाउस बना दिया, यानी भारत का खास मेहमान खाना, जहां सिर्फ दुनिया के सबसे खास लोग ही कदम रख सकते हैं। आज यह विदेश मंत्रालय के अधीन है और सिर्फ हाई प्रोफाइल मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या सिर्फ इसकी खूबसूरती ही वजह है कि पीएम मोदी हर विदेशी नेता को यहीं बुलाते हैं? नहीं, इसके पीछे गहरी कूटनीति है। हैदराबाद हाउस की राजनीति आज के दौर में 2025 में बेहद अहम है। जब भी टीवी पर पीएम मोदी किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं, चाहे वह डोनाल्ड ट्रंप हो, इमैनुअल मैक्रो या व्लादिमीर पुतिन, वह मीटिंग इसी महल में होती है। राष्ट्रपति भवन या पीएम हाउस क्यों नहीं, हैदराबाद हाउस ही क्यों? इसके कई ठोस कारण हैं। पहला, प्राइवेसी और सिक्योरिटी। यह किले की तरह सुरक्षित है। लोकेशन ऐसी कि इसे चारों तरफ से सील किया जा सकता है। कोई जासूस, कोई कैमरा, कोई बाहरी व्यक्ति इसे एक्सेस नहीं कर सकता। जब दो नेता मिलते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं जो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। डील्स साइन होती हैं, मैप डिस्कस होते हैं, हथियारों की बातें होती हैं। दूसरा, माहौल। राष्ट्रपति भवन औपचारिक है, प्रोटोकॉल का दबाव है, लेकिन हैदराबाद हाउस में अनौपचारिकता है। नेता टाई खोलकर, कोट उतारकर रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। बगीचे, फव्वारे और इंटीरियर ऐसा वातावरण देते हैं जहां कड़वाहट भी मिठास में बदल जाती है। तीसरा, सबसे बड़ा कारण है मैसेज। जब भारत किसी नेता को यहाँ बुलाता है, वह उसे अपनी विरासत, अपनी रईसी और संस्कृति की झलक दिखाता है। पुतिन जब यहाँ आए, उन्होंने देखा कि भारत सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं है, बल्कि ऐसा देश है जिसकी जड़ें गहरी और शाही हैं। हैदराबाद हाउस भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। यह बताता है कि हम अंग्रेजों के बनाए सिस्टम से आगे निकल चुके हैं और हमारी खुद की लेगेसी है। आज जब पुतिन और मोदी ने यहाँ लंच किया तो मेन्यू भी कूटनीति का हिस्सा था। भारतीय व्यंजन मेहमान के टेस्ट के हिसाब से तैयार, रिश्तों में गर्माहट लाने का काम करते हैं। 2025 में पुतिन का यहाँ होना कोई आम घटना नहीं, बल्कि एक भूचाल है। रूस और यूक्रेन का तनाव, पश्चिम के साथ रूस की तनातनी के बीच भारत का पुतिन को अपने सबसे खास घर में स्वागत करना अमेरिका और यूरोप के लिए करारा संदेश है। ये वही भारत है जो अब नॉन अलाइंड नहीं
बल्कि ऑल अलाइंड है। अपनी शर्तों पर हैदराबाद हाउस की सीढ़ियों पर खड़े होकर जब मोदी और पुतिन ने हाथ मिलाया तो यह तस्वीर वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर छपी। तस्वीर खुद बोल रही थी, भारत अपने दोस्तों को नहीं छोड़ता, चाहे दुनिया की कोई भी सुपर पावर कितना भी दबाव डालें। हैदराबाद हाउस आज भी उस साझेदारी का गवाह बना हुआ है जो S-400 मिसाइल सिस्टम से लेकर भविष्य की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी तक जाती है। इसी छत के नीचे बैठकर दोनों नेताओं ने उन डील्स पर साइन किया होगा जो भारत की सेना को अगले 50 सालों के लिए अजय बना देंगी। हैदराबाद हाउस की दीवारों ने फिर महसूस किया कि कैसे एक आत्मनिर्भर भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह मुलाकात केवल चाय और स्नैक्स के लिए नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। चीन, जो हमेशा अपनी चालें चलता रहता है, उसकी नजरें भी इस मीटिंग पर टिकी थीं, क्योंकि वह जानता है कि जब रूस और भारत इस महल में बैठते हैं तो एशिया का पावर बैलेंस भारत के पक्ष में झुक जाता है। पाकिस्तान की स्थिति तो अब इतनी कमजोर हो चुकी है कि वह इन बड़े खिलाड़ियों के खेल को समझ भी नहीं सकता। हैदराबाद हाउस ने फिर साबित कर दिया कि दिल्ली अब ग्लोबल पावर का केंद्र बन चुका है।